नमस्कार। स्टडी टिप्स विथ बुप्पी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक सर्वनाम आपके सामने लेकर आए हैं। हम विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी, इससे पहले हमने जो संज्ञा का टॉपिक पूरा किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सर्वनाम शुरू करते हैं कि सर्वनाम की सबसे पहले हम ले रहे हैं परिभाषा कि सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है, जहाँ पर सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अथवा अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो इसका तात्पर्य है कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखिए, इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। हमारा उदाहरण है कि लता एक लड़की है, वह यहाँ रहती है। लता एक लड़की है, वह यहाँ रहती है। अब देखिए, इसमें जो ये वह है, ये क्या है? सर्वनाम है। अगर मैं वाक्य के ऐसा बोलता कि लता एक लड़की है, लता यहाँ रहती है, तो लता क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। लता क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। तो मैंने लता के स्थान पर क्या काम में ले लिया? वह। तो ये जो वह है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, एक और उदाहरण। ये क्या है? श्याम ने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। श्याम ने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो जो यहाँ पर ये मैं है, वही क्या है? सर्वनाम है। अब देखिए, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। आगे हम इनके भेद और उपभेद भी पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, पहला शुरू करते हैं। पहला हमारा कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम शुरू करने से पहले मैं थोड़ी आपको पहले मौखिक जानकारी देता हूँ कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 उपभेदों में बांटा है। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। फिर उत्तम पुरुषवाचक को भी पुनः दो उपभेद में बांटा है। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। एक वचन के लिए कौन सा काम में लेते हैं हम? मैं। और बहुवचन के लिए काम में लेते हैं शब्द हम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको भी हम पुनः 3 उपभेदों में बांटते थे। 3 भेदों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है? वक्ता या लेखक होता है। आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो वक्ता या लेखक होता है वह कौन सा सर्वनाम होता है, तो आपसे सीधा उत्तर होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाए 3 कि जो वक्ता या लेखक होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद में आता है, तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में आता है। अब वक्ता या लेखक से क्या तात्पर्य? कि अर्थात जो कहने वाला हो, अर्थात जो लिखने वाला हो। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक पुस्तक लिखी, मैंने एक पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर जो मैंने शब्द है वहाँ पर ही कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किस प्रकार? देखिए, इसके लिए हमने उत्तम पुरुषवाचक को पुनः 2 उपभेदों में बांटा है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? एक वचन के लिए मैं शब्द काम में लेते हैं। कौन सा शब्द काम में लेते हैं? मैं शब्द। मैं शब्द हो गया। इसके अब हमें क्या करनी है? 7 विभक्तियों में इसके रूप बनानी है। तो देखिए किस प्रकार बनेंगे। प्रथमा में बनेगा मैंने, फिर द्वितीय बनेगा मुझे, तृतीया बनेगा मुझसे, चतुर्थी में मेरे लिए, पंचमी में मुझसे, षष्ठी में मेरा, मेरी, मेरे, और जो सप्तमी में होता है मैं पर, तो उसमें बन जाएगा मुझ में और मुझ पर। उत्तम पुरुष का एक वचन में शब्द कौन सा काम में लेते हैं? मैं।
यहाँ पर तृतीया और पंचमी में दोनों एक जैसे बनते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए, हमने उत्तम पुरुष के एक वचन के लिए मैं शब्द को काम में लिया है और इसके लिए जो आगे वाला है जो बहुवचन है उसके लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, उसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं हम। एक वचन के लिए मैं और बहुवचन के लिए हम। तो इसकी जो 7 विभक्तियों में है इसके रूप हम किस प्रकार चलाएंगे वो देखिए। प्रथम बना हमने, हमें, हमसे, हमारे लिए, फिर हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हम में और हम पर। आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो हमारे लिए है वह कौन सी विभक्ति है, उत्तम पुरुष का कौन सी विभक्ति में आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यह चतुर्थी विभक्ति में आता है। कौन सी विभक्ति में आता है? चतुर्थी विभक्ति में आता है। और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे वाला देखिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक वचन और बहुवचन। और एक वचन के लिए हमने शब्द काम में लिया मैं और बहुवचन के लिए शब्द काम में लिया हम। आगे देखिए, इसका द्वितीय जो भेद है उसमें हम काम में लेते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें हम 3 पढ़ेंगे। एक तो एक वचन और बहुवचन के लिए काम में लेते हैं तुम, और आज्ञार्थक शब्द के रूप में काम में लेते हैं आप। देखिए, एक वचन के अंदर तू शब्द काम में लेते हैं तो ये किस प्रकार काम करता है कारक में। देखिए, इसके लिए पहला है तूने प्रथम विभक्ति में, द्वितीय में तुझे, तृतीय में तुमसे, तुझसे, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ में और तुझ पर। एक वचन में हमने कौन सा शब्द काम में लिया? तू। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसे शब्द तो बहुत हैं, हम किस किस को याद करें। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी एक के याद कर ले, या तो कर ले आप तू के याद कर ले, आप तू के याद कर सकते हैं तू का याद कर ले, या फिर उत्तम पुरुषवाचक के मैं का याद कर सकते हैं तो मैं का याद कर ले। बाकी जो सारे सप्तमी विभक्ति है, जो 7 विभक्ति हैं, उनमें सभी में समान चलेगा। तो आप एक में याद कर लें मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में और मुझ पर। इस प्रकार आप एक का याद कर लें, बाकी का अपने आप ही आपके मस्तिष्क में एक तस्वीर छप जाएगी। आगे देखिए, मध्यम पुरुष में एक वचन के लिए हम शब्द काम में लेते हैं तू, और जो एक वचन और बहुवचन के लिए दोनों के लिए काम में लेते हैं तुम। तो तुम का किस प्रकार रूप चलता है देखिए, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम में और तुम पर। ये हो गया सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत। आगे देखिए, आज्ञार्थक शब्द के लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं? आप। आज्ञार्थक शब्द के लिए क्या काम में लेते हैं हम? आप। तो आपके रूप किस प्रकार चलते हैं? प्रथमा में चलेगा आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में और आप पर। ठीक है, 2 भेद हमने इसके पढ़े, मुख्य और एक अन्य आज्ञार्थक। अगला देखिए, अब तक हमने जो पुरुषवाचक है उसके 2 भेद पढ़े हैं। पहला है जो उत्तम पुरुषवाचक के भी हमने पुनः 2 भेद पढ़े, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। मध्यम पुरुष के हमने 3 पढ़े, एक वचन में तू, एक वचन और बहुवचन में तुम, और आज्ञार्थक के लिए आप। आगे देखिए, जो अन्य पुरुषवाचक है इसमें देखिए जो श्रोता या पाठक, श्रोता या वक्ता जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, अर्थात जो तीसरा व्यक्ति होता है, उसको अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जो मध्यम पुरुषवाचक है उसके अंतर्गत जो श्रोता या पाठक होता है, उसको शामिल किया जाता है। आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मध्यम पुरुष के अंदर कौन आएगा, श्रोता आएगा या पाठक आ जाएगा। तो क्योंकि उत्तम पुरुष में तो आ गया लेखक या वक्ता आ गया, और मध्यम पुरुष में श्रोता या पाठक आ जाएगा, और जो अन्य पुरुष है इसके अंदर कौन आ जाएगा? श्रोता या पाठक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात वह तीसरा व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए, इसके भी हम एक वचन और बहुवचन की तरह ही इसके जो क्या करेंगे, रूप चलाएंगे। तो देखिए, अगर एक वचन में है और वो समीप के लिए है तो यह काम में लेंगे, अगर वह एक वचन में है और दूरी के लिए है तो वह काम में लेंगे। देखिए किस प्रकार, अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास खड़ा है, उसने कुछ कार्य किया है तो हम क्या कहेंगे? यह कार्य इसने किया है। अगर वही व्यक्ति दूर हमारे से खड़ा है तो हम क्या कहेंगे? वह जो व्यक्ति खड़ा है उसने वह कार्य किया है। सही है, यही करेंगे। तो देखिए, एक वचन में किस प्रकार
एक वचन के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेंगे? यह। इसके रूप किस प्रकार चलेंगे? इसने, इसे, इसमें, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, इसमें और इस पर, इसमें और इस पर। इस प्रकार कुल 7 विभक्तियाँ हम समीप के लिए यह काम में लेंगे। और समीप के लिए अगर दूर में हो तो वह व्यक्ति, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द काम में लेंगे? वह। तो वह का क्या चलेगा? उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उससे पंचमी और तृतीया में समान, फिर उसका, उसकी, उसके, उसमें और उस पर। इस प्रकार जो एक वचन दूरी के लिए रूप चलेंगे। ये तो हो गया एक वचन के लिए। और इसी प्रकार बहुवचन के लिए भी 2 अन्य रूप चलेंगे। देखिए, बहुवचन में है तो समीपता के लिए हम क्या काम में लेते हैं? ये शब्द काम में लेते हैं। और बहुवचन में हो तो दूरी में हो तो उसके लिए हम वे शब्द काम में लेते हैं। तो देखिए, जो समीप के लिए उसके रूप किस प्रकार चलते हैं? इन्होंने, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनसे, इनका, इनकी, इनके, और सप्तमी में इनमें और इन पर। ये तो क्या हो गया? समीप अर्थ में बहुवचन हो गया। और अगर दूरी के लिए बहुवचन काम में लेना हो तो हमें क्या बोलते हैं? हम वे सब महाराष्ट्र से आए हैं, या वे सब दिल्ली से आए हैं, या कलकत्ता से आए हैं। हम कुछ भी शब्द काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम होगा, तो अन्य के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। देखिए, इसके रूप किस प्रकार चलते हैं कि उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उसका, उसकी, उसके, उनमें और उन पर इनके रूप चलते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक के किस लिए कैसे कैसे चलते हैं? एक वचन के लिए समीप के लिए यह है, एक वचन समीप के लिए यह है, एक वचन दूरी के लिए वह, बहुवचन समीप के लिए ये, और बहुवचन दूरी के लिए वे शब्द को हम काम में लेते हैं। ये तो हो गए इसके 4 उपभेद। इनके अलावा एक जो अन्य भेद है परिचयात्मक शब्द का, हम इसमें और शामिल करते हैं। इसके अंदर भी कौन सा शब्द आता है? आप। अब देखिए, आप हमने मध्यम पुरुष के अंदर भी, जो मध्यम पुरुष था उसके अंदर भी पढ़ा था, और जो अन्य पुरुष है उसके अंदर भी आपको शामिल करता है। जो मध्यम पुरुष के अंदर आप था वह तो क्या था? आदरार्थक के लिए। किसके लिए? आदरार्थक के लिए। और जो यहाँ पर जो आप है वो किसके लिए? परिचय के लिए, परिचयात्मक शब्द के लिए। देखिए, इसके रूप भी उसी की तरह चलेंगे। कैसे? आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में और आप पर। अगर हमें किसी व्यक्ति का परिचय करवाना हो तो हम क्या? अन्य पुरुष का परिचयात्मक शब्द लेंगे काम में। और अगर हमें किसी व्यक्ति का क्या करना हो, अगर उनको संबोधन करना हो या उनका आदर करना हो, तो उसमें हम आज्ञार्थक मध्यम पुरुष का काम में लेंगे। अब देखिए, इनको हम किस प्रकार समझ सकते हैं? इन सभी को एक साथ मैं एक उदाहरण लेके आया हूँ सभी का एक साथ, उनसे आप सभी को समझ सकते हैं। देखिए, पहला उदाहरण क्या है? मैं आगरा जा रहा हूँ। मैं आगरा जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं शब्द है वह सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सर्वनाम का है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो मैं किसके अंतर्गत आता है? वक्ता या लेखक के अंतर्गत आता है। जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर हो गया मैं। किसमें होगा? यह उत्तम पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखिए, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। तो तुम शब्द हमने कहाँ पर पढ़ा था कि जो मध्यम पुरुष के अंदर जो एक वचन, और एक वचन के लिए काम में हम लेते हैं शब्द तू। एक वचन के लिए क्या शब्द काम में लेते हैं? तू। तो वहाँ के हमने पढ़ा था तो तुम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मध्यम पुरुष का एक वचन के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। अगला देखिए, वह 5 दिन से सर दर्द से पीड़ित है। वह 5 दिन से सर दर्द से पीड़ित है। यहाँ पर जो वह है वह कौन सा सर्वनाम है? आपको वही ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो वह हमने किस में पढ़ा था? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत पढ़ा था, जो दूरी में एक वचन के लिए हो। दूरी, वह सर दर्द से पीड़ित है, यानी एक ही व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, और दूर में है वह शब्द काम में ले रहे हैं। पास होता तो यह शब्द काम में लेते, तो वह एक वचन का हो गया। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए, अगला है जो चौथा उदाहरण है वह क्या? अब मुझे घर जाना है। अब मुझे घर जाना है। तो आपको यहाँ पर मुझे के नीचे अंडरलाइन करके
पूछ लिया जाएगा कि यह सर्वनाम का कौन सा भेद है। पहले आपसे सर्वनाम पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रकार है, वहाँ पर आपको प्रकार बताना है। फिर उसके बाद उसका उपभेद भी पूछा जा सकता है। तो मुझे हमने पढ़ा था जो उत्तम पुरुषवाचक है उसका जो एक वचन है उसके लिए मैं शब्द काम में लेते हैं, मैंने और मुझे कौन से में हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए, आगे आगे क्या कह रहा है कि ये राम मेरा भाई है वह एक वकील है। राम मेरा भाई है वह एक वकील है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मेरा शब्द है यह कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो मैं हमने पढ़ा था उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन में मैं पढ़ा था, मैंने मेरा द्विवचन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए, आप कहाँ रहते हैं, वाक्य कैसे हो जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ हो जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं। तो इसलिए आप है तो आप कहाँ रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं या उनका आदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष के अंतर्गत सर्वनाम के अंतर्गत यह आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो पहला सर्वनाम था वह पढ़ा। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद द्वितीय जो है उसके आगे बढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने क्या पढ़े, पहले 3 भेद पढ़े, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक के 2 भेद पढ़े, उपभेद पढ़े हमने, एक वचन के लिए मैं और बहुवचन के लिए हम। इसी प्रकार मध्यम पुरुषवाचक के भी हमने 2 मुख्य भेद पढ़े, एक वचन के लिए प्रयुक्त करते हैं हम तू, और बहुवचन के लिए शब्द काम में, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए शब्द काम में लेते हैं तुम। अगर हमें किसी व्यक्ति का आदर करना हो तो वह भी हम मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आज्ञार्थक शब्द के अंतर्गत उनका करेंगे। इसके अलावा हमने तीसरा जो उपभेद भेद पढ़ा था वह था अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक के हमने एक वचन समीप के अर्थ में यह काम में लिया था, एक वचन दूरी के लिए वह शब्द काम में लिया था, और बहुवचन समीपता के अर्थ के लिए हमने ये शब्द काम में लिया था, और बहुवचन दूरी के लिए वे शब्द हमने काम में लिया था। अगर किसी व्यक्ति का परिचय करवाना हो तो उसके लिए हम आप शब्द के काम लेंगे और वह अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जो दूसरा उपभेद है, जो दूसरा भेद है वह कौन सा है, प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे। कौन कौन से, यह, वह, ये, वे। अब आपके मस्तिष्क में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यही हमने अन्य पुरुषवाचक के अंदर पढ़े थे, यह, वह, ये, वे, यही निश्चयवाचक के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अगर मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार हम सही उत्तर का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसका हम सही उत्तर इस प्रकार निर्धारण कर सकते हैं कि इनमें जो सांकेतिक पदार्थ है, जो संकेतवाचक सर्वनाम है, वह इन शब्द के तुरंत बाद आएगा। किस प्रकार आएगा, देखिए हमारे पास जो उदाहरण है वह है वह लड़का बहुत दयालु है, वह लड़का बहुत दयालु। ये वह किसके अंतर्गत आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है वह। अब देखिए किसकी बात हो रही है, लड़के की। जो लड़का क्या है उसके वह सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद आया है, उसके क्या किया है, उसके तुरंत बाद है, फिर आगे क्या, वह बहुत दयालु है। तो यहाँ पर तुरंत बाद आ रहा है सांकेतिक पदार्थ, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आगे देखिए, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। तो इसमें जो यह है वह किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और जो संकेतिक पदार्थ है किसकी ओर संकेत कर रहा है, पेन की ओर, ये इसके तुरंत बाद आया तो इस संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर यही वाक्य ऐसा आ जाए कि यह मेरा है, यह मेरा है, तो हमें किस चीज़ का बोध ही नहीं हो रहा, बोध ही नहीं हो रहा, तो क्योंकि उसमें सांकेतिक पदार्थ है ही नहीं, तो उसके सांकेतिक पदार्थ न होने से वहाँ पर वो किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में चला जाएगा। और इसी प्रकार जो ये लड़का है, अगर मान लो लड़का शब्द यहाँ पर न हो, सीधा आ जाए कि राम अच्छा लड़का है, वह बहुत दयालु है, तो वह यानी तृतीय यानी अन्य व्यक्ति की जो बात हो रही है, तो ये भी किसके अंतर्गत चला जाएगा, अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत ही चला जाएगा।
तीसरे उदाहरण को काट दीजिए क्योंकि ये हम जो आगे सर्वनाम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आएगा। आगे देखिए चौथा कि मैंने, आपने और उसने मिलकर यह कार्य किया है। मैंने, आपने और उसने मिलकर यह कार्य किया है। सबसे पहले आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कितने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका उत्तर होगा 4 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? देखिए, मैंने, आपने, उसने और यह। कौन कौन से? मैंने, आपने, उसने और यह। ये 4 सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। अब इसमें देखिए हम भेद देखेंगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा? मैंने, उत्तम पुरुषवाचक का एक वचन। फिर आपने, आदर कर रहे हैं हम उनका, तो मध्यम पुरुष का आदरार्थक के अंतर्गत। और ये जो यह है, यह किस में आ जाएगा? यह कार्य, इस सांकेतिक पदार्थ इसके तुरंत बाद है कार्य कर रहे हैं, तो इसमें ये किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ये उसने जो हम आगे जो सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। आगे देखिए, आगे वाला वाक्य क्या कह रहा है कि तुम्हारी माताजी क्या करती है। तुम्हारी माताजी क्या करती है। तो देखिए यहाँ पर जो तुम्हारी शब्द है ये किसके अंतर्गत पढ़ा था? हमने जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था उसमें जो मध्यम पुरुषवाचक था उसके अंतर्गत पढ़ा था। तो ये किस में आ जाएगा? अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए तो पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, और उसके भी अगर उपभेद में पूछा जाए तो उसमें कौन से में आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए, 2 हमारे हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और अगला जो हमारा है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे? इसके अंतर्गत शब्द आएंगे कोई, किसी और कुछ। 3 शब्द आएंगे, कोई, किसी और कुछ। ये 3 शब्द आपको पर्टिकुलर याद रखने। आपको इस प्रकार याद रखें, कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा। इसमें तीनों शब्द आ गए। आगे देखिए, इसके अंदर हम उदाहरण ले रहे हैं। इसमें क्या होता है? अनिश्चय की स्थिति रहती है कि हम उसमें सही उत्तर का निर्धारण नहीं कर पाते हैं कि वाकई में कौन है या क्या है। हम कल्पना करते हैं और उसके हम क्या अंत में हल तक नहीं पहुंच पाते। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई रो रहा है। कोई रो रहा है। अब हमें क्या पता? कोई बूढ़ा रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई औरत रो रही है, या कोई आदमी रो रहा है। हम आवाज़ से पता लगा सकते हैं लेकिन बिल्कुल पर्टिकुलर वैसे पता नहीं लगा सकते कि कौन रो रहा है। तो इसमें कौन आ जाएगा? कोई के अंतर्गत अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें जो कोई है उसके अंदर कौन सा सर्वनाम होगा, कि कोई के अंदर कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। इसमें क्या है? अनिश्चितता की भावना है, तो इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इसमें पर्टिकुलर ये 3 शब्द है, कोई, किसी, कुछ, ये केवल इसी में आएंगे और कहीं पर भी नहीं आएंगे। अगर ये आपको वाक्य में दिखे तो आपको आराम से सही उत्तर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही करना है। आगे देखिए, जो अगला उदाहरण है, छत पर कोई बैठा है। छत पर कोई बैठा है। अब हमें क्या पता कौन बैठा है? कोई बिल्ली बैठी है, कोई लड़का बैठा है, कोई लड़की बैठी है, कोई औरत बैठा है या बूढ़ा बैठा है। हमें उसका कोई अनुमान नहीं है, हम उसके अंत तक निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे। तो यहाँ पर जो कोई शब्द है वह अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आने के कारण इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आगे देखिए, जो हमारा जो आखिरी उदाहरण है वह है बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई शब्द के अंदर कौन सा सर्वनाम है, तो आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पता नहीं बाहर कौन खड़ा है। बच्चा खड़ी है या बच्चा खड़ा है या बच्ची खड़ी है, कोई औरत खड़ी है या आदमी खड़ा है, कोई बुजुर्ग खड़ा है या कोई भिखारी खड़ा है। इसका हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आज हमने कितने सर्वनाम पढ़े? कुल 3 सर्वनाम पढ़े। पहला कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमने 3 उपभेद किए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें हमें कौन से शब्द देखने हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे कोई, किसी और कुछ। कोई, किसी और कुछ शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। और जो तीसरा हमारा है उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंदर पर्टिकुलर कौन से शब्द आएंगे? यह, वह, ये
वे, ये पर्टिकुलर 4 ही शब्द आपके सामने आएंगे और जो निश्चयवाचक के अंतर्गत हैं इनके तुरंत बाद संकेतिक पदार्थ आता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। और इसकी वीडियो की जो मैं PDF है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं संज्ञा प्रकरण और उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसकी भी PDF डाल दूंगा। धन्यवाद।